नमस्कार, न्यूज़ के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम अपने देश की राजनीति से जुड़ी कुछ घटनाओं पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। जो विपक्ष ने ये कहा संसद के लोकसभा अध्यक्ष को कि वो अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है। लिखित में उन्होंने प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव स्वीकार हो गया। वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे और आने वाले कुछ दिनों में इस पर बहस होगी, बातचीत होगी। तो क्या यह विपक्ष की एक अच्छी रणनीति है? इससे वो कुछ हासिल कर पाएँगे? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। विपक्ष की दृष्टि से आप देखें और सत्ता पक्ष की दृष्टि से देखें तो हम अलग-अलग नतीजों पे पहुंच सकते हैं। सरकार बड़ी बहस कराने को तैयार नहीं थी मणिपुर पर, छोटी बहस कराने को तैयार थी। और विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि बड़ी बहस हो और प्रधानमंत्री मणिपुर के सवाल के ऊपर बोलें। और सत्ता पक्ष कह रहा था कि छोटी बहस हो और गृह मंत्री, चूंकि गृह मंत्रालय के दायरे में आता है मणिपुर का प्रश्न, इसलिए गृह मंत्री उसका जवाब देंगे। तो इसकी बात के ऊपर रस्साकशी दोनों के बीच में हो रही थी, गतिरोध बना हुआ था। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की बात इसलिए सामने पेश की ताकि वो इस प्रश्न के ऊपर बड़ी से बड़ी बहस करा सके। जब इस अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा तो उसके ऊपर एक बड़ी से बड़ी बहस होगी और उसमें मणिपुर के अलावा दूसरे तमाम मसले भी लिए जा सकते हैं और प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना पड़ेगा। वो उससे बच नहीं सकते और वो बहस कितनी बड़ी होगी, वो 2-3 दिन तक बहस चल सकती है। और तो विपक्ष का मानना यह है कि ऐसे मौके पे जो उसने अभी-अभी अपना गठजोड़ बनाया है, जिसको वो इंडिया कहते हैं, वो गठजोड़ अपनी बातों को संसद के मंच पर बहुत ही ताकतवर तरीके से रख पाएगा। और ताकि और वो मीडिया उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वो सारे के सारे सारी की सारी बातें लोकसभा टीवी पे और राज्यसभा टीवी पे दिखाई जाएंगी। तो विपक्ष सार्वजनिक जीवन में, राष्ट्रीय मंच पर अपनी दावेदारियां पेश करेगा, सरकार की अपनी आलोचना पेश करेगा, सरकार की विफलताओं को सामने रखेगा और पूरी कोशिश करेगा, मेरी अपनी निगाह में, कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ साथ में ये साबित करे कि ये सरकार निकम्मी और भ्रष्ट भी है। देखिए, इसमें अदानी वाला मसला फिर से उठेगा। इसके अंदर मणिपुर के मुद्दे को सरकार के निकम्मेपन के रूप में पेश किया जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो मोदी समर्थक मीडिया है, वो इसमें देख रहा है कि ये भी मोदी जी का एक दांव है। वो कह रहा है मोदी जी यही तो चाहते थे कि विपक्ष जो है ना, अविश्वास प्रस्ताव के मोड में आ जाए। और एक तरह से भाजपा सोचती है कि जैसा 2018 में हुआ था, यानी 2019 से पहले हुआ था, वैसा ही फिर से घटित हो रहा है। 2019 में भी, 2019 के चुनाव से पहले भी 2018 में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया था विपक्ष। तो 2019 के चुनाव में भाजपा पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से जीती। तो भाजपा इस देख रही है कि जब अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा होगी तो फिर हर बात पे बातचीत होगी। फिर तो राजस्थान की घटनाओं पर भी बातचीत होगी, छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर भी बातचीत होगी और विपक्ष की तमाम जो भाजपा की निगाह में उसके जो बुरे अतीत के जो बुरे काम हैं, जिसको कहते हैं कि आप इंडिया नाम रखने से अपने अतीत के कुकृत्यों को नहीं छिपा सकते, उन सबको रेखांकित किया जाएगा, उभाड़-उभाड़ के सामने रखा जाएगा, वगैरह-वगैरह। ये सब बातें कही जाएंगी और साथ में मणिपुर के सवाल पे पेश किया जाएगा कि भाई 2007 अभी तो कांग्रेस की सरकार वहां पर रही लगातार, तो फिर जो मणिपुर में तो लगातार हिंसा होती रही, वो तमाम कांग्रेस के नेतृत्व में जो तमाम हिंसाएं वगैरह हुई हैं, वो सबको पेश किया जाएगा और इस तरीके से पूरी बताया जाएगा कि राष्ट्रीय परिस्थिति का एकमात्र हल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस मौके का उपयोग करना चाहेंगे और फिर देश की जनता के सामने है, लोगों के सामने है, लोग अपने आप समझेंगे कि ये कि किसकी बात सही है, किसकी बात कितनी सही है, कौन बात को बना चुना के कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही कह रहा है, किसकी बात को वजन देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पक्षों की बात सही लगती है, लेकिन आप एक पक्ष की बात को वजन देते हैं, दूसरे पक्ष की बात को वजन नहीं देते हैं। तो ये सब अब लोकसभा के मंच पर, संसद के मंच पर ये सब घटित होगा देश के सामने। एक समय था जब वाजपेयी जैसे नेता हुआ करते थे कि जो अपना भाषण देते थे तो सभी लोगों को बाँध लेते थे, विपक्ष के नेता के रूप में भी। और मुझे याद है कि उनको उस समय हर घर में टीवी हुआ करती थी, फिर भी विद्यार्थी लोग बाहर खड़े होके उनके भाषणों को सुना करते थे। तो क्या विपक्ष के पास अब ऐसा कोई ऐसे शानदार भाषण शैली वाला नेता नहीं है? और शायद राहुल गांधी भी नहीं जो साहसपूर्वक मुद्दों को उठाते थे। तो क्या विपक्ष की उसकी कमी खलेगी, इस तरह के नेताओं के नहीं, होने? मेरे ख्याल से विपक्ष के अभी पिछले दिनों यूट्यूब के ऊपर ऐसे कई वीडियो आए हैं
मैंने खुद 1-2 वीडियो को देखा, वो 5-5 मिनट, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो थी। उसमें एक तो कोई विपक्ष की महिला सांसद थी, एक गुजरात के विपक्ष के महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता सांसद थे, वो बोल रहे थे। तो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी महँगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे। और उस वीडियो में ये भी दिखाया गया था कि सामने स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी सब बैठे हुए हैं और बिल्कुल वो स्तब्ध भाव से उनके खोलते हुए भाषण को सुन रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बोलने वालों की कोई कमी है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे वक्ता, इस तरह के वक्ता जो होते हैं वो तो कभी-कभी ही आते हैं। हम लोग शुरू में इस भ्रम में थे कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे वक्ता हैं। लेकिन आज तो स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। उनके सामने मैंने तो आँखों से अपने आप सामने देखा है। पहले जब तक मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा था, तब तक टीवी पे देख के जो है यकीन नहीं होता था। हर जगह उनके आगे एक टेलीप्रॉम्प्टर लगाए जाते, 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाए जाते हैं जहाँ वो खड़े होते हैं इधर-उधर और वो उसमें से देख के पढ़ते हैं। अगर उसमें कुछ गलत है, तो वो गलत ही पढ़ देते हैं। ये उन्होंने कला ज़रूर विकसित कर ली है कि वो इस तरह से पढ़ते हैं कि अगर टेलीविज़न पे देखा जाए तो लगता है कि वो एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं, मतलब वो अनायास बोल रहे हैं, बिना पढ़े हुए बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप आमने-सामने से उनको देखते हैं, तब समझ में आता है कि ये 2 चीज़ें लगी हुई हैं इनके सामने, जो और किसी वक्ता के सामने नहीं लगी होती हैं, हैं? ये इसलिए लगी हुई हैं ताकि ये मोदी जी को अपने 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 भाषण की पूरी इबारत उनके सामने पेश कर सकें। ये टेलीप्रॉम्प्टर वही होता है जब टीवी का एंकर जब प्रोग्राम पेश करता है, तो उसके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है। जो सामने देखते ही उस टेलीप्रिंटर पे लिखी हुई इबारत को पढ़ता है या टीवी में जो न्यूज़ रीडर होता है, वो उसको पढ़ता है। तो वो उन टेलीप्रॉम्प्टरों की और बेहतर टेक्नोलॉजी के टेलीप्रॉम्प्टर उनके सामने लगे होते हैं और उनको देख के वो सब अपनी बातें बोलते हैं। अगर एक दिन में उन्होंने 6 भाषण देने हों, तो 6 तरह की स्पीचेस तैयार की जाएँगी, उसको टेलीप्रॉम्प्टर पे खड़े होके वो बोलेंगे। और उसमें ये होता है अगर वो पढ़ने में उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो फिर वो गड़बड़-सड़बड़ बोल देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। तो ये हाँ, ये समस्या है। अटल बिहारी वाजपेयी टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलते थे। पुराने ज़माने का कोई नेता टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलता था, इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी, वो तो अपना नोट प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तब बोलते हैं, जबकि उन्हें सदन में बोलना पड़ता है। सदन में टेलीप्रॉम्प्टर की व्यवस्था नहीं है। वहाँ वो नोट करके लाते हैं अपने मुद्दे और उन मुद्दों को वहाँ भी अच्छा बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो जितने सदन में विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने जो भाषण दिए हैं, विपक्ष की आलोचना करते हुए उनकी अगर आप भाषण देने की कला के लिहाज से उसकी समीक्षा करें, तो आप पाएँगे कि वो भाषण भी उनके अच्छे तरीके से दिए हुए होते हैं। अभी बहुत दिनों से उन्होंने ऐसा कोई विपक्ष का भाषण दिया नहीं है। तो अब देखने की बात ये है कि धीरे-धीरे उनकी उम्र भी हो रही है प्रधानमंत्री की। बोलने में कभी-कभी ज़ुबान भी लड़खड़ा जाती है, चीज़ें भी भूल जाते हैं। तो इस प्रकार की भी समस्याओं का उन्हें सामना सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि वो अभी तक अपनी फुर्ती से चलने वाली छवि जो है, उसी को टीवी कैमरे के सामने प्रोजेक्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों तरफ से वक्ताओं की कुछ कमी है। सवाल ये है कि मुद्दा किसके पास है? मुद्दा मोदी के पास है या मुद्दा खड़गे के पास और विपक्ष के पास है मुद्दा? इससे तय होगा कि मुद्दा किसके पास है। वो सदन में समा मान देगा। तथ्य कौन निकाल के लाता है। अब जैसे कि हमें और आपको याद है कि जब 2017 में मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर जब अशांति की घटना हुई थी, तो नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था, दोज हु कैन नॉट इंश्योर पीस हैव नो राइट टू रूल मणिपुर। तो अब सवाल ये है कि ये बातें उनके लोगों के सामने लाई जानी चाहिए। अब ये जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, किसी भी पत्रकार ने, किसी भी समीक्षक ने अपने लेख में इसको रेखांकित नहीं किया। ये केवल करण थापर ने इसको पेश अपने सामने रखा है। तो ये देखने की बात यह है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब तथ्यों, आंकड़ों और समस्याओं, जो भारतीय जनता पार्टी की गलतियां हैं, उनको किस तरीके से पेश करता है और उसके बदले में भाजपा की तरफ से, मोदी की तरफ से और दूसरे वक्ताओं की तरफ से उसका किस तरीके से जवाब दिया है, किस तरीके से जवाब। मोदी तो अंत में जवाब देंगे। ये सरकार तो खतरे में नहीं है, सरकार की ऊपर कोई खतरा नहीं है, तो केवल भाषण देने की प्रतियोगिता होने वाली है। ये कोई वोटिंग की प्रतियोगिता थोड़ा होने वाली है। वो तो ध्वनि मत से ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, इसको सब लोग जानते हैं, पहले से तय है ये निर्णय। ये तो अब दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप की प्रतियोगिता होगी। एक और बात अभी सामने आई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो दिल्ली का जो अध्यादेश उन्होंने लागू किया था, उसको अब उन्होंने बिल का स्वरूप दे दिया है और वो विधेयक वो पेश करेंगे।
तो अभी जो इंडिया नाम का एक गठजोड़ बन चुका है, कांग्रेस से आश्वासन मिल चुका है, तो क्या ऐसा लगता है कि राज्यसभा में सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी या फिर वो मेरा आराम तो से पास मानना हो ये है जाएगा? कि राज्यसभा में वो विधेयक गिर जाएगा। मेरा मानना है कि राज्यसभा में विधेयक गिर जाएगा अगर कोई भी विपक्ष की सरकार, वो इंडिया का अंग हो या ना हो, मान लो उड़ीसा की सरकार है, बीजू जनता दल की सरकार है, आंध्र प्रदेश की सरकार है, मेरा मानना है कोई भी क्षेत्रीय दल इस विधेयक के ऊपर इस विधेयक को वोट नहीं करेगा। लोकसभा में भाजपा का अपना बहुमत है, लोकसभा में भाजपा उसे पास करा ले जाएगी, लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं होगा। और साथ में इसकी सुप्रीम कोर्ट में भी समीक्षा चल रही है, उसको 5 जजों की संविधान पीठ को उस अध्यादेश को सौंप दिया गया है? सरकार चाहेगी कि उससे पहले ही उसको लोकसभा में सदन में पेश कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये राज्यसभा को पार कर पाएगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को उस बात की जिद थी कि वो कांग्रेस से पहले ये सार्वजनिक रूप से बयान दिलवा लें कि वो इसका विरोध करेंगे राज्यसभा में। अब देखने में समझ में आता है कि इनके और देखिए आम आदमी पार्टी इस मामले में बहुत सतर्क है। राघव चड्ढा जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने सदन के अध्यक्षों को पत्र लिखा है और कहा है कि ये विधेयक एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन करने के लिए लाया जा रहा है, इसको पेश नहीं किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी समीक्षा हो रही है। तो ये इस तरह की दोनों तरफ से पेशबंदियां चल रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया नाम का एक गठबंधन बना है बैंगलोर में, वो संसद में भी एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत कर पा रहा है। अभी तक तो देखिए, ऐसा लग रहा है। पहला दौर तो इंडिया के पास गया। जब बॉक्सिंग का मैच होता है तो उसमें 3-3 मिनट के 5-5 मिनट के राउंड्स होते हैं, है? तो ये अगर एक खिलाड़ी दूसरे को नॉकआउट कर दे, घूंसा मार के निश्चित कर दे, उठ ही ना पाए 10 की गिनती तक, तो खेल खत्म हो जाता है। जब तक नॉकआउट नहीं होता है तब तक ये होता है कि किसने कितने ज्यादा घूंसे मारे, उसके आधार पर उसको नंबर मिलते हैं और वो राउंड में विजेता घोषित किया जाता है। तो पहला राउंड जो है इसका, वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है। पहले अगर हम और आप दोनों जज हों और निष्पक्ष जजों को भी बैठा लिया जाए तो हम लोग कहेंगे पहला राउंड तो गैर भाजपा विपक्ष जीत गया है। और इसमें जो भारत राष्ट्र समिति है, जैसे ही तेलंगाना में चुनाव खत्म होंगे वो आने वाली है, इसमें शामिल होने वाली है। और दूसरे जो देखिए हर दक्षिण भारत में और मध्य भारत में जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उन क्षेत्र जहां दो क्षेत्रीय शक्तियां हैं और उनका आपस में जहां मुकाबला है, वहां पर अगर एक क्षेत्रीय शक्ति एनडीए में जाएगी तो दूसरी अपने आप ही यूपीए में चली जाएगी। और भी कई तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें, उनके ऊपर हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए और देखना चाहिए। तो कई क्षेत्रीय शक्तियां ये तौल रही हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन जीतता है। अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस का पलड़ा अगर तीनों राज्यों में भारी रहता है, तो आप समझ लीजिए कि जो गैर भाजपा शक्तियों का मोर्चा बना है और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसमें और ज्यादा ताकतवर राजनीतिक शक्तियां इसके अंदर शामिल होंगी। एक और आज कल बयान आया था और आज के अखबारों में मैंने उसको पढ़ा, मायावती जी का, जिन्होंने ये कहा है कि अब जो हमारी कोशिश होगी वो ये होगी कि अगली सरकार एक मजबूर सरकार बने और हम शक्ति संतुलन का काम करेंगे। तो जब चुनाव हो जाएगा तब हम ये तय करेंगे कि हमें किसी को समर्थन देना है या नहीं। तो ये देखिए, मजबूर सरकार जो डायलॉग उन्होंने मारा है, ये उनका नहीं है, ये उनके गुरु कांशीराम का डायलॉग है। ये कांशीराम ने अपने जमाने में कहा था कि हम मजबूत नहीं, हम मजबूर सरकार चाहते हैं। हम जब मजबूर सरकार होगी तभी हम उससे ज्यादा सौदेबाजी कर पाएंगे। तो हमेशा जो छोटी ताकतें होती हैं, उन छोटी ताकतों की कोशिश होती है कि वो अपनी क्षमता और औकात से ज्यादा बढ़कर सौदेबाजी करें और उसमें कुछ हासिल भी कर ले जाएं। मायावती ने इसको बार-बार हासिल किया है। भाजपा उनकी 50 के आसपास सीटें रहती थी, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। अकेले उनके दम पे तो उन्हें 2007 में जाकर सत्ता प्राप्त हुई। तो ये कह जरूर रही हैं, लेकिन मायावती का राजनीतिक भविष्य उस तरह से उज्जवल नहीं है जिस तरीके से उन दोनों उज्जवल हुआ करता था जब उनको महज 50 सीटें 60 सीटें मिला करती थी। तब उनकी पार्टी में बहुत संभावनाएं दिखाई पड़ती थी और वो संभावनाएं चरम पे पहुंची जब उत्तर प्रदेश की ऊंची जातियों ने भी उनको वोट दिया और वो बहुजन की बजाय उन्होंने घोषित किया कि हम सर्व समाज की पार्टी हैं। तो वो एक तरह की वोट के मोबिलाइजेशन, वोट की गोलबंदी के लिहाज से
उत्तर प्रदेश जैसी जगह में एक तरह की क्रांति थी। भाई एक ऐसी पार्टी जो मुख्य तौर पर दलितों की पार्टी है, जो एक ज़माने में कहती रही है कि ब्राह्मण बनिए, ठाकुर जो हैं हमारी मीटिंग छोड़ के चले जाएँ, हमें उनके वोट नहीं चाहिए। और भी दूसरे बहुत आपत्तिजनक लगने वाले नारे लगाए जाते रहे हैं, जिनका मैं यहाँ ज़िक्र नहीं करूँगा, हम सब लोग उनको जानते हैं। उस पार्टी को उत्तर प्रदेश की ऊँची जातियों ने तय किया कि उसको पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाएँगे। वो केवल दलितों के वोटों से तो मायावती की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये जो काम किया गया, जिसके लिए 3 वर्ष तक मायावती ने सारे उत्तर प्रदेश में जगह-जगह मैत्री सभाएँ की। ठाकुरों से मैत्री सभा की, ब्राह्मणों से मैत्री सभा की, बनियों से मैत्री सभाएँ की, तो इससे उसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ था मायावती को। लेकिन वो उन्होंने अपने पहले जो पूर्ण बहुमत का शासनकाल था, उस शासनकाल जिस तरह उन्होंने चलाया, उसमें उन्होंने वो सारे फ़ायदे उन्होंने गँवा दिए। उसके बाद से देखिए कि मायावती के ग्राफ में लगातार गिरावट हो रही है। थोड़ा बहुत ग्राफ पिछली लोकसभा चुनाव में संभला था क्योंकि समाजवादी पार्टी से उन्होंने समझौता कर लिया था, तो उन्होंने 10-1 सीटें प्राप्त कर ली थी। लेकिन उसके बाद से देखिए अब तो लगभग ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से रिटायर हो गई हैं। लेकिन मैं ये तो व्यंग से कह रहा हूँ राजनीतिक रूप से रिटायर हो गई हैं, वो वापसी करने की कोशिश कर रही होंगी। उनकी वापसी कैसी होगी, उसका प्रभाव कैसा होगा, चुपचाप बैठी हुई हैं। ये कहा है कि हम किसी के साथ पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो चुपचाप होके ये सब देख रही हैं, घटनाक्रम पर निगाह रख रही हैं। 3 राज्यों का चुनाव किधर जाएगा, तेलंगाना का चुनाव किधर जाएगा, फिर वो तय करेंगी उन्हें किधर जाना है कि नहीं जाना है। भाई समाजवादी पार्टी से वो समझौता कर चुकी हैं। अगर उन्हें दिखाई पड़ता है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं और जबकि राष्ट्रीय मोर्चा भी उसकी पृष्ठभूमि में बना खड़ा हुआ हो, इंडिया नाम का, तो वो नई तरीके से सोच भी सकती हैं इसको। क्या निर्णय लेंगी, कैसे लेंगी, उसके पीछे उनके क्या कारण होंगे, क्या मजबूरियाँ होंगी, क्या पहलकदमियाँ होंगी, कोई अभी नहीं कह सकता। और अगर वो अकेले ही चुनाव लड़ती हैं, तो इससे भाजपा को ज़्यादा फ़ायदा होगा, उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर वो अकेली चुनाव लड़ती हैं, तो मेरा मानना ये है कि उनका जो अ, ज़मीनी वोट है, जो उनका जनाधार है, जो मुख्य तौर पर जाटव समुदाय है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा भी चुका है। अब एक और घटना हो रही है देखिए, मुझे अभी आपकी बात से याद आ गई। वो घटना ये हो रही है कि चंद्रशेखर रावण का जो नेतृत्व है, वो उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ उभर रहा है। वो जब कहीं जाते हैं तो उनके पीछे जो है वो बहुत बड़ा काफ़िला कारों का जाता है। मतलब अब वो पहले की तरह उतने निष्प्रभावी और नए किस्म के नेता नहीं रह गए। अच्छा, काशीराम कहते थे कि बामसेफ नाम का संगठन है, जो दलित ब्यूरोक्रेसी का संगठन है। ये संगठन दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद में है। दलित ब्यूरो मैं अभी भी मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की मुख्य शक्ति, अघोषित शक्ति दलित ब्यूरोक्रेसी है, दलित नौकरशाही है। अगर दलित नौकरशाही ने ये मान लिया है कि मायावती से अब काम नहीं चलने वाला है, हमें कोई नया नेता चाहिए, तो आप तय समझिए कि चंद्रशेखर जी का नेतृत्व जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। उनको संसाधनों की कमी नहीं रहेगी और बड़े पैमाने पर आज जो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है, वो उनको अपना नेता मानना शुरू कर देगा। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा। ये प्रक्रिया एक दिन में घटित होने वाली नहीं है। ये हो सकता है इस प्रक्रिया में 2024, 25, 26 लग जाए। तब वो मायावती की तरीके से उत्तर प्रदेश में जाटव समाज के एक छत्र नेता बन पाएंगे। इस दौरान में जाटव वोट बिखरा हुआ रहेगा। कुछ वो बहुजन समाज पार्टी में जाएगा, कुछ वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, तो समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो गठजोड़ कर लेती हैं, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ कर लेती हैं, तो उसके जरिए वो एक बार फिर अपना जाटव वोट जो है, वो अपने पास खींच सकती हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और ये जो आने वाला समय है उसमें जो देश की राजनीति में उथल-पुथल होगा, जो घटनाक्रम होगा, उस पर हम आगे और बातचीत करते रहेंगे। तो जी। आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। वैसे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।